नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा की इस क्लास में। और हम आज तीसरे चैप्टर का अंतिम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अंतिम टॉपिक है इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस फॉर ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट। सबसे पहला शब्द तो जो आया है उस पर बात कर लेते हैं, इंक्लूसिव क्लासरूम। इसको समझना बड़ा जरूरी हो जाता है कि इसका मतलब क्या। दरअसल इसमें जो भी आप पढ़ने वाले हैं ये सब वही है जो आप पीछे पढ़ चुके हैं, बस लास्ट में जो स्ट्रेटजीज दी गई हैं उन पे थोड़ा फोकस कर लेना है। ये सब ये मान लो कि हम रिवाइज कर रहे हैं दोबारा से, ठीक है, केवल रिवीजन कर रहे हैं। ये स्थिति है इस चैप्टर में, हम केवल मुख्य मुख्य बातें करेंगे। सबसे पहला शब्द है इंक्लूसिव क्लास। इंक्लूसिव क्लासरूम को अगर आप हिंदी में कहें तो आप कहेंगे समावेशी कक्षा। अब समावेशी का मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? एनसीएफ एनईपी दोनों ये कहते हैं कि क्लास जो है वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, समावेशी होनी चाहिए। समावेशी का मतलब जिस क्लास में हर तरह का बच्चा शामिल। और महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हर तरह का बच्चा शामिल हो और हर तरह के बच्चे को हम इक्वलिटी दें, बराबरी दें। दरअसल प्रत्येक बच्चा यूनिक है, ये बात भी हमें याद रखनी है। हाँ, बराबरी उस मामले में है कि हमें किसी भी बच्चे के साथ उसकी भाषा को लेकर के, उसकी जाति को लेकर के, उसके धर्म को लेकर के, उसकी शारीरिक बनावट को लेकर के, उसके रंग को लेकर के इस तरह का कोई भी भेद प्रदर्शित नहीं करना है, किंतु उसकी जो मानसिक स्थिति है उसको दिमाग में रखते हुए उसके लिए हमें कुछ विशेष उपाय करने हैं। ये बात ध्यान रखनी है। मतलब आप विभेदन कर सकते हैं लेकिन नकारात्मक विभेदन नहीं कर सकते, आप पॉजिटिव वाला विभेदन कर सकते हैं। तो ऐसी कक्षा को कहा जाता है समावेशी कक्षा। हम पढ़ लेते हैं इस पूरे टॉपिक को, क्या क्या दिया गया है। जहां से बड़ा जरूरी है वहां से मैं बोर्ड पे आ जाऊंगा, तब तक प्रॉपर बैठ के नॉर्मली पढ़ रहे हैं। पीछे जो कुछ लिखा है कठिन शब्द मुझे लगेंगे, मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। पहला जो दिया गया है, दरअसल कलर चेंज कर लेते हैं। एनईपी 2020 थोड़ा गले में दिक्कत है। एनईपी 2020, एनसीएफएफएस 2022 एंड एनसीएफएसई 2023, ये तीन के तीनों, ठीक है। ऑल रिकमेंड मतलब सिफारिश करना। ये सब के सब सिफारिश करते हैं, चाहे वो एनईपी हो चाहे एनसीएफ हो, सब एक ही सिफारिश करते हैं दैट अ चाइल्ड्स लर्निंग मस्ट बिगन इन देयर होम लैंग्वेज। कि बच्चे का जो अधिगम है, बच्चे की जो पढ़ाई है वो घरेलू भाषा में प्रारंभ की जानी चाहिए, और मदर टंग या उसकी जो मातृभाषा है उसमें ही पढ़ाई प्रारंभ की जानी चाहिए। ये एनसीएफ भी कहती है, ये एनईपी भी कहता है। एंड दैट द ट्रांजिशन टू अ सेकेंड लैंग्वेज, और दूसरी भाषा तक पहुंचना, ठीक है, शुड बी ग्रेजुअल। कैसा होना चाहिए? धीमा होना चाहिए। ये शब्द दिया गया है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीमा। पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से करें? एनसीएफ एनईपी क्या कहते हैं पढ़ाई के बारे में, कि जब आप बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसकी पढ़ाई शुरू की जानी चाहिए उसकी मदर टंग में, उसकी मातृभाषा में, उसकी घर वाली भाषा में। और दूसरी भाषा सीखने का प्रोसेस होना चाहिए धीमा, धीरे 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 उसे दूसरी भाषा की ओर ले जाना चाहिए। मीनिंगफुल प्रोसेस, और वो जो प्रोसेस है धीमा होना चाहिए। दूसरा कैसा होना चाहिए? मीनिंगफुल प्रोसेस होना चाहिए, वो मीनिंग वाला प्रोसेस होना चाहिए। सपोर्टेड बाई, और उसका समर्थन होना चाहिए सपोर्टेड बाई कॉन्टेक्चुअली रिच ओरल इनपुट। बहुत महत्वपूर्ण, जो इनपुट्स हम उसमें डालते हैं वो इनपुट्स कैसे होने चाहिए? ओरली रिच होने चाहिए और कॉन्टेक्चुअल होने चाहिए। कॉन्टेक्चुअल का मतलब उसके आसपास परिवेश से ली गई चीजें। जैसे हम उसको सेकंड लैंग्वेज सिखाते हैं तो हम उसे पेन सिखा रहे हैं तो हम पेन दिखा के सिखाएं, मतलब उसे पहले भौतिक रूप से सुदृढ़ करें, उसके परिवेश से कॉन्टेक्स्ट लें, फिर उसको हम सिखाएं तो वो आसानी के साथ सीखे। कुल मिलाकर यहाँ तक कहने का मतलब ये है, इतने पहले पैराग्राफ में जो कुछ दिया गया है उसका सीधा मतलब ये है कि चाहे वो एनईपी हो 2020, चाहे एनसीएफएफएस हो 2022,
और चाहे NCF-SE हो 2023, सबके सब ये कहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई उसकी मातृभाषा में शुरू करवाई जानी चाहिए, धीरे धीरे उसे दूसरी भाषा सिखाई जानी चाहिए, और दूसरी भाषा सिखाए जाने का प्रोसेस जो है वो नेचुरल होना चाहिए, ठीक वैसा ही जैसा कि वो L1 के बारे में करता है। यानी पहली भाषा जैसे वो सीखता है नेचुरली, वैसे ही हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम दूसरी भाषा भी उसे वैसे ही सिखाएं। ठीक है। इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, बहुभाषी कक्षाओं में, स्पेशली इन इंडिया, विशेषकर भारत में, चिल्ड्रन व्हेन दे एंटर अ क्लासरूम, जब वे एक क्लासरूम में प्रवेश करते हैं, कैरी विद देम अ रिच लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, तो वे अपने साथ एक समृद्ध भाषाई पृष्ठभूमि लेकर के जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहली बार विद्यालय जाएगा और फिर बोलना सीखेगा, वो बोलना जानता है, वो कहे गए शब्दों को समझना भी जानता है, वो बोलना भी जानता है, यानी लिसनिंग उसके पास है, लिसनिंग की एबिलिटी उसके पास है, स्पीकिंग की स्किल भी उसके पास है। अभी वो क्या नहीं जानता, अभी वो रीडिंग और राइटिंग नहीं जानता। दो चीजें तो सीख के, दो ब्लॉक तो क्लियर करके गया है, लेकिन ये दो ब्लॉक जो उसने क्लियर किए हैं वो उसने L2 में नहीं किए, वो दो के दोनों ब्लॉक उसने क्लियर किसमें किए हैं, L1, जो उसकी नेटिव लैंग्वेज है उसमें उसने क्लियर किया है, जो मदर टंग है उसमें वो लिसनिंग और स्पीकिंग जानता है, लेकिन उसमें भी अभी वो रीडिंग और राइटिंग नहीं जानता। तो हम ये नहीं कह सकते कि बच्चा जब हमारे पास हमारी कक्षा में आता है तो वो बिल्कुल जीरो होता है, नहीं, उसको रीडिंग और राइटिंग को छोड़ के पहली भाषा में बाकी दोनों ब्लॉक आते हैं। वो लिसनिंग जानता है, अंडरस्टैंडिंग जानता है, वो स्पीकिंग जानता है, ये सब जानता है, केवल अभी लिखना और पढ़ना नहीं सीखा है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो बच्चा आता है वो समृद्ध होता है भाषाई बैकग्राउंड से, भाषाई परिवेश से, बैकग्राउंड, रूटेड इन देयर होम लैंग्वेज, मदर टंग, फर्स्ट लैंग्वेज, उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है, मदर टंग है, होम लैंग्वेज है, उसमें उसकी जड़ें बड़ी मजबूत होती है। अ सेकेंड लैंग्वेज L2 इज ऑफन इंट्रोड्यूस्ड इन अ स्कूल कॉन्टेक्स्ट। अब फिर L2 की बात करते हैं तो L2 का इंट्रोडक्शन जो होता है, L2 का जो प्रवेश होता है बच्चे की लाइफ में, वो फिर स्कूल में ही आके होता है, वो तो गृह वातावरण में नहीं मिलता, वो तो विद्यालय में ही आके होता है। मोस्ट ऑफ टाइम, यानी ज्यादातर बार, L2 इज अ लैंग्वेज, L2 वो भाषा होती है दैट इज नॉट स्पोकन एट होम, जो घर पे नहीं बोली जाती। ज्यादातर मामलों में यही है। जैसे हम जहाँ रह रहे हैं, ये हिंदी समृद्ध क्षेत्र है, यहाँ की जो मदर टंग होती है वो हिंदी होती है, या हिंदी कोई बोली होती है, हमारे घरों में अंग्रेजी कहाँ बोली जाती है। तो दूसरी भाषा जनरली ऐसी होती है जो नहीं बोली जाती, घरों में नहीं बोली जाती। इन सच सिनेरियोज, यानी ऐसे सिनेरियोज में इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस बिकम एसेंशियल। ऐसी स्थिति में समावेशी कक्षाएं बहुत जरूरी हो जाती हैं, टू इंश्योर, ये निश्चित करने के लिए, दैट एवरी चाइल्ड हैज द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, कि प्रत्येक बच्चे के पास एक अवसर है इस बात का, पार्टिसिपेट करने का, लर्न, सीखने का, एंड एक्सप्रेस, और व्यक्त करने का अपनी भावनाओं को, इन L2 दूसरी भाषा में, विदाउट फियर ऑफ प्रेशर, फियर और प्रेशर, बिना किसी डर के और बिना किसी दबाव। तो चूंकि हमारी कक्षाओं में ऐसे बच्चे आते हैं जो L1 में तो समृद्ध होते हैं दो तरह से, स्पीकिंग में और लिसनिंग में, यानी ओरल लैंग्वेज लेके आते हैं वो L1 में, लेकिन L2 में वो बिल्कुल जीरो आते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है। तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि बच्चा बिना प्रेशर के और बिना डर के L2 सीखे। अब जब ये दो बातें जुड़ गई तो सीधी सी बात है कि फिर प्रेशर किसके ऊपर बढ़ गया, फिर प्रेशर बढ़ गया टीचर के ऊपर। अब टीचर को ये सब करना पड़ेगा। बट व्हाट डू वी मीन बाय इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस, लेकिन इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिस का हमसे मतलब क्या है, यानी समावेशी कक्षा कहते किसको है, इसका मतलब क्या है। लेट अस डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, ये वीडियो जो है मैंने इसको 2 बार में शूट किया है, क्योंकि पहले जब इसको शूट कर रहा था बहुत बार खांसी आ रही थी, थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होने के कारण। तो हमने सोचा कि उस वीडियो को वहाँ पे क्लोज कर दिया था, तो उतनी मेहनत दोबारा क्यों 10-12 मिनट की जाए, तो उससे आगे से वहीं से हम शुरू करें, क्योंकि आपको ये वीडियो एक बार में ही मिल रहा है। हालांकि हो सकता है आपको इस बात को लेकर के कंफ्यूजन हुआ हो कि कपड़े कैसे चेंज हो गए, तो मैं बता दूं ये वीडियो शूट 2 बार में किया गया और उसको मैं कंबाइन करके आपके पास तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देख लिया था कि दरअसल
मल्टीलिंगुअल क्लासेस में जो बात कर रहे थे इंक्लूसिव क्लासरूम की, समावेशी कक्षा की, उसकी हमने शुरुआत देख ली थी। अभी एक एग्जांपल हम देखने वाले थे इन अ प्राइमरी क्लासरूम इन असम। अभी एक एग्जांपल है कि असम के एक प्राइमरी स्कूल में क्लासरूम में द टीचर शोज अ पिक्चर ऑफ अ ब्लज मार्केट। टीचर क्या करती है, समावेशी कक्षा को आप समझिए एक एग्जांपल के थ्रू। टीचर जो है एक पिक्चर देती है और पिक्चर का एक ही है, विलेज के मार्केट की है, गांव के मार्केट की है, हाट की है, एंड आस्क्स द चिल्ड्रन टू डिस्क्राइब व्हाट दे सी इन इंग्लिश। और बच्चों से कहती है कि आपको इसमें जो कुछ भी दिख रहा है उसका वर्णन करिए अंग्रेजी में, ये उससे कहती है। और बात कहाँ की है, आसाम की है। आसाम की का मतलब हुआ कि मोस्टली जो बच्चे हैं वो असमीज बोल रहे होंगे, ठीक, असमिया भाषा बोल रहे होंगे, उनकी जो मदर टंग होगी वो असमी होगी। और टीचर कहती है कि अंग्रेजी में बताओ जो कुछ भी इसमें दिख रहा है। वन चाइल्ड सेज, एक बच्चा कहता है, आई सी वन मैन, मैं एक आदमी को देख रहा हूं, फिश बिकोई, बिकोई मतलब बेचते हुए या जो भी उनका मतलब होता होगा। अब इतनी भाषा जो उसने यूज की वो उसने अपनी मदर टंग यूज कर दी, बाकी वो अंग्रेजी में बोल रहा है। द टीचर स्माइल्स, शिक्षिका मुस्कुराती है, एंड रिस्पॉन्ड्स, और जवाब देती है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, आई सी वन मैन सेलिंग फिश। और फिर वो कहती है कि मैं एक आदमी को फिश बेचते हुए देख रही हूँ, फिश को बेचते हुए देख रही हूँ, ये वो अंग्रेजी में बता देती है। अब समझिए यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या हुई है जिसको आपको समझ लेना चाहिए, ऐसी कौन सी बात यहाँ पे हुई है वो देख लीजिए। दरअसल यहाँ जो महत्वपूर्ण बात हुई है वो ये है कि शिक्षिका को पता है कि ये बच्चा गलती कर रहा है, ठीक है, वो अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा है बल्कि अपनी मदर टंग बोल रहा है, फिर भी उसने उसको प्रोत्साहित किया, उसको मना नहीं किया। और एक काम किया उसने ट्रांस लैंग्वेजिंग इस्तेमाल की, उसने तुरंत उस बात को अंग्रेजी में भी कहा। अब आगे के लिए वो बच्चा तैयार हो जाएगा। व्हाट डिड द टीचर डू हियर, यहाँ पे शिक्षिका ने क्या किया, सी यूज द मूवमेंट टू मॉडल इंग्लिश, उसने इस मूवमेंट का इस्तेमाल किया किस रूप में, मॉडल इंग्लिश के रूप में, वाइल रिस्पेक्टिंग द चाइल्ड्स कंफर्ट एंड लैंग्वेज। उसने रिस्पेक्ट भी की, किस बात की, बच्चे को कंफर्ट किस बात में होगा, इस बात की उसने रिस्पेक्ट की, चाइल्ड का आराम किस में रहेगा, उसकी लैंग्वेज कैसी रहेगी, इस बात का उसने पूरा रिस्पेक्ट की, पूरा ध्यान रखा। पुटिंग एम्फेसाइज ऑन कम्युनिकेशन, और उसने अपना पूरा जोर दिया, एम्फेसाइज मीन जोर दिया, कम्युनिकेशन वार्तालाप पे, इंस्टेड ऑफ करेक्टनेस ऑफ द आंसर। महत्वपूर्ण बात, बस इसी की हम बात कर रहे थे। दरअसल टीचर ने अपना पूरा पूरा फोकस इस बात पे किया कि वार्तालाप होना चाहिए, इस बात पे फोकस नहीं किया कि वो वार्तालाप सही ही होना चाहिए। वार्तालाप होना मस्ट है, सबसे जरूरी चीज है कि वार्तालाप हो, ना कि इस बात पे कि वो इंग्लिश में ही हो और करेक्ट ही हो, इस बात पे नहीं, वार्तालाप मस्ट है। इंक्लूसिव क्लासरूम प्रैक्टिसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट refer to a set of teaching approaches that ensure that all learners, irrespective of their linguistic, cultural, and social backgrounds, have equal opportunities to participate. अब इस पूरी बात को आप इकट्ठा समझ लीजिए। इकट्ठा समझने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे वो कहने का प्रयास ये है कि समावेशी कक्षा में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, जब हम मौखिक भाषा का विकास कर रहे होते हैं और हमारी कक्षा कैसी होती है, समावेशी कक्षा, तो इसका मतलब हुआ ए सेट ऑफ टीचिंग अप्रोचेज, हम बहुत सारी टीचिंग अप्रोचेज का यूज कर रहे हैं क्योंकि प्रत्येक बच्चा यूनिक है, ये आप जानते हैं, प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताएं अलग हैं, ये भी आप जानते हैं, प्रत्येक बच्चे की समझ अलग है, ये भी आप जानते हैं, प्रत्येक बच्चे का बैकग्राउंड अलग हो सकता है, ये भी आप जानते हैं, अलग अलग बच्चों की मदर टंग अलग अलग हो सकती है, ये भी आप जानते हैं, तो उनकी आवश्यकता और क्षमताएं दोनों अलग अलग हैं। ऐसी स्थिति में आप किसी एक अप्रोच को ले जाकर के समावेशी कक्षा में शिक्षण कार्य नहीं कर सकते, आपको एक से अधिक अप्रोचेज यूज करनी पड़ेंगी, जो जैसा है उसके साथ वैसी अप्रोच यूज करनी पड़ेगी, ये बात है। दैट इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स, अब इससे इंश्योरिटी मिलती है कि सारे के सारे पढ़ने वाले इरिस्पेक्टिव, निरपेक्ष रूप से, कैसे, निरपेक्ष रूप से, ऑफ देयर लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई आधार पे, कल्चरल सांस्कृतिक आधार पे, सोशल सामाजिक आधार पे,
बैकग्राउंड, इतने अलग अलग बैकग्राउंड हो सकते हैं। किन आधारों पे? लिंग्विस्टिक आधार पे, भाषा के आधार पे, कल्चर के आधार पे, सोशल बैकग्राउंड के आधार पे, हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज, और उन सभी को समान अवसर मिले किस काम के लिए? पार्टिसिपेट करने के लिए। कुल मिलाकर के इस बात को अगर आप शॉर्ट में समझने का प्रयास करें तो ऐसे समझिए कि हमारी कक्षाओं में, खासकर समावेशी कक्षाओं की जब हम बात करते हैं, तो हमारी कक्षाओं में अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चे होते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, अलग अलग सोशल बैकग्राउंड के, अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं। तो हम अपनी कक्षा में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि हम किसी एक अप्रोच को लेकर के ना चलें, क्योंकि अगर एक अप्रोच होगी तो हो सकता है वो 1 2 4 बच्चों के लिए काम करे, बाकी बच्चों के लिए वो अप्रोच काम ही ना करे। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ऐसी अप्रोचेस का इस्तेमाल करें जो या तो ज्यादातर बच्चों के काम आए, या फिर हम अलग अलग बच्चों के ग्रुप्स में अलग अलग तरह की अप्रोचेस का इस्तेमाल करें। और अपने आप को, सबसे महत्वपूर्ण चीज प्राइमरी शिक्षक के लिए होती है धैर्य, पैसेंस, बहुत जरूरी होता है। हर बार अगर आप ये डिमांड करेंगे कि आपको सही जवाब मिले तो ये संभव नहीं है, बहुत बार आपको गलत जवाब मिलेंगे। अब उन गलत जवाबों को सहते हुए भी मुस्कुरा करके आपको जवाब देना है और उसे सही भी करवाना है, और ऐसे सही करवाना है ताकि बच्चा ये जान भी ना पाए कि मैं बहुत गलत था, यानी उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन नहीं होना चाहिए, और वो गलत करता हुआ भी ना रहे, वो सही भी कर ले। तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के बेसिक शिक्षकों की होती है, जो कि एक नींव तैयार करके फिर आगे उस पर भवन निर्माण के लिए छोड़ देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। These practices become even more critical in the context of L2. अब ये सारी प्रैक्टिसेस L1 के मामले में तो ठीक है, L2 के मामले में और कठिन हो जाती हैं। क्यों? These practices recognize this diversity as a strength rather than a barrier and use it to create a classroom environment where every child feels free, is seen, heard and encouraged to use language confidently. कहने का यहाँ प्रयास ये किया गया है कि इन प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल L2 सिखाते समय, अब L2 सिखाना अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इस चुनौती को चुनौती के रूप में ना लेकर के हम एक सोर्स के रूप में इस्तेमाल करें। और जब हम इसे सोर्स के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो वो जो डाइवर्सिटी अभी तक हमारी कमजोरी हुआ करती थी, वो डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी, ठीक है। बैरियर जो हमें रोक रहा था, रोक जो थी, जो रोक टोक थी हमारे लिए, वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। और फिर इससे क्या होगा? क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो ऐसा हो जाएगा जहां बच्चा अपने आप को स्वतंत्र फील करेगा, वो फील करेगा कि मुझे देखा जा रहा है, वो ये फील करेगा कि उसे सुना जा रहा है, और वो प्रोत्साहित होगा, इनकरेज होगा, और फिर वो लैंग्वेज का यूज करेगा कैसे? कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस के साथ। कुल मिलाकर के इतने सब में ये बात कही गई है कि हमें अपनी कक्षा का जो एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा इजी रखना है, थोड़ा आसान रखना है, थोड़ा ऐसा रखना है जिसमें स्ट्रेस ना हो, ऐसा रखना है जिसमें कि तनाव, दबाव, ऐसी कोई भी स्थिति ना हो, बच्चे स्वतंत्र महसूस कर रहे हो, उन्हें ऐसा एटमॉस्फेयर मिल रहा हो जहां बड़ी आसानी के साथ बोल पा रहे हो, अपनी बात कह पा रहे हो, दूसरे की बात सुन पा रहे हो, जहां पे डर ना हो, जहां पे उन्हें हिचकिचाहट ना होती हो, ऐसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हुए हमें लैंग्वेज 2 को सिखाना है। कैसी क्लासेस में? इंक्लूसिव क्लासेस में, मतलब समावेशी कक्षाओं में। आगे देखो, एज डिस्कस्ड, यानी जैसा कि डिस्कशन किया गया है, मैनी टाइम्स इन द प्रीवियस सेक्शन, पिछले सेक्शंस में बहुत बार इस बात का डिस्कशन किया गया, ओरल लैंग्वेज इज नॉट सिंपली अबाउट करेक्ट पंक्चुएशन एंड वोकेबुलरी। ओरल लैंग्वेज जो है वो केवल और केवल करेक्ट पंक्चुएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं है, ना ही वोकैबुलरी का यूज है, उसे रिकॉल करना है। ये नहीं है कि हम बिल्कुल सही सही बोल पा रहे हैं, ये नहीं है कि हमें बहुत सारे शब्दों के अर्थ आते हैं, ये नहीं है कि हमें बहुत सारे शब्द आते हैं। रिकॉल इन L2 it focuses on enabling children to make meaning, ask questions, describe their experiences and interact with others। केवल प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण और शब्दावली नहीं है L2 का मतलब। और जनरली हमारी कक्षाओं में ऐसा ही होता है, हम ये मान के बच्चे को सिखाते हैं कि
हम जो ओरल लैंग्वेज सिखा रहे हैं या हम जो लैंग्वेज 2 सिखा रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा वर्ड मीनिंग जान ले और सही करके उसको बोलना सीख ले। दरअसल लैंग्वेज 2 को सिखाना केवल इतना नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। पहली तो ये कि वो अर्थ जानना सीख ले, मीनिंग जानना सीख ले। दूसरी ये कि वो क्वेश्चन करना सीख ले, प्रश्न पूछना सीख ले। तीसरा ये है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस को डिस्क्राइब करना सीख ले, अपने एक्सपीरियंसेस को बताना सीख ले। और चौथा ये है कि वो इंटरेक्ट करना सीख ले दूसरों के साथ बातचीत करना सीख ले, समझे, पूछे, बताए और बातचीत कर। ये सब है L2 सीखने का मतलब इंटरेक्टिव क्लास में। In an L2 classroom, it means moving beyond traditional route-based training models and fostering real communication through meaningful and engaging activities. बहुत महत्वपूर्ण बात। L2 की कक्षाओं में जो हमारा पुराना तरीका था रूट लर्निंग का, क्या कि वर्ड मीनिंग सीखो, ट्रांसलेशन सीखो, उसको कन्वर्ट करो, फिर कन्वर्ट करके बातचीत करना शुरू करो, लिखना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, याद करना शुरू करो। उस तरीके को हटा करके हम रियल कम्युनिकेशन वाले तरीके की ओर बढ़ रहे हैं। हम बच्चे को ऐसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वो उस भाषा को वैसे ही बोलना, समझना, लिखना, पढ़ना सीखे जैसे कि वह L1 यानी अपनी मदर टंग को सीखता है, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है। इन इंक्लूसिव क्लासरूम अलाउ चिल्ड्रन टू एंगेज इन लिसनिंग एंड स्पीकिंग एज ए पार्ट ऑफ बॉर्डर लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब इंक्लूसिव क्लास में क्या है? इंक्लूसिव क्लास में फोकस इस बात पे किया जाता है कि बच्चा दो चीजों पे बहुत फोकस करे, एक तो लिसनिंग पे और दूसरा स्पीकिंग पे। ठीक है, लिसनिंग और स्पीकिंग पे वो फोकस करे। हेलो, ठीक है, मैं समझा कुछ गड़बड़ हो गया है इसमें। खैर ठीक है, चल रहा है। ठीक, आगे देखें। These experiences may arise in a variety of context across the curriculum। यानी ये जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आ सकते हैं बहुत से कॉन्टेक्स्ट में जब आप बात करते हैं करिकुलम की, लाइक ऑब्जर्विंग नेचर, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, नरेटिंग पर्सनल स्टोरीज, पार्टिसिपेटिंग इन क्लास प्रोजेक्ट्स और डिस्कसिंग डेली रूटीन्स, thus providing natural and authentic learning platforms for oral expressions। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे की। केवल L2 सीखना उतना ही नहीं है, L2 सीखने में बहुत सारी चीजें। देखिए क्या क्या, देखिए ऑब्जर्विंग नेचर, ठीक है, नेचर को ऑब्जर्व करना, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, समस्याओं को सॉल्व करना, नरेटिंग पर्सनल स्टोरीज, व्यक्तिगत कहानियां सुनाना, पार्टिसिपेटिंग इन क्लास प्रोजेक्ट्स, क्लास के प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना, डिस्कसिंग डेली रूटीन्स, डेली रूटीन्स पे बातचीत करना, दस प्रोवाइडिंग नेचुरल एंड ऑथेंटिक लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर ओरल एक्सप्रेशन। और ओरल एक्सप्रेशन के लिए प्राकृतिक और वास्तविक वातावरण निर्मित किया जाए, ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। द टीचर्स रोल हियर इज टू प्रोवाइड द चिल्ड्रन विद दीज फ्लेक्सिबल एंड इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग सिनेरियोज। ठीक, इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहने का मतलब ये कि टीचर की जिम्मेदारी यहाँ हो जाती है कि वो बच्चों को प्रदान करे एक फ्लेक्सिबल तरीका और इंटरडिसिप्लिनरी अनुशासनात्मक तरीका, ऐसे सिनेरियोज बनाए कि बच्चा उन सिनेरियोज में सीख पाए। वेयर दे कैन टॉक अबाउट व्हाट दे ऑब्जर्व, जहां पे ये बातचीत कर सकें वे कि वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या ड्रॉ कर रहे हैं, क्या काउंट कर रहे हैं, क्या कंपेयर कर रहे हैं और क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं। वो जो भी कर पा रहे हैं, ऑब्जर्वेशन, ड्राइंग, काउंटिंग, कंपेयरिंग, एक्सप्लोरिंग, उन सभी चीजों को बच्चा एक्सप्रेस कर पाए L2 में। Though the central focus during oral language learning should remain in speaking and listening, और ओरल लैंग्वेज का पूरा फोकस कायम में होना चाहिए स्पीकिंग और लर्निंग में, ये मानते हैं। इन्वॉल्विंग रेफरेंसेस टू रिटन टेक्स्ट, लेबलिंग, आइडेंटिफाइंग ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, लेबलिंग करना, रिटन कॉन्टेक्स्ट देखना, और राइटिंग ब्रीफ रिस्पॉन्सेज इज आल्सो इम्पोर्टेंट। और छोटे छोटे रिस्पॉन्सेज लिखना ये भी जरूरी है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, चिल्ड्रन बिगन टू सी L2 एज अ टूल। अब इतना अगर हम कर लेंगे तो बच्चा एक टूल के रूप में L2 को देखना शुरू कर देगा। दे कैन यूज अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में
इसका यूज करना सीख जाएंगे। लेट अस लुक एट सम एक्टिविटीज एंड स्ट्रेटजीज दैट टीचर कैन यूज टू इनकॉर्पोरेट इंक्लूसिवनेस इन क्लासरूम। अब ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज दी गई हैं जिनका उपयोग करके अध्यापक कक्षा में इंक्लूसिवनेस यानी समावेशीकरण को बढ़ावा दे सकता है, बढ़ा सकता है। सबसे पहली चीज है पिक्चर टॉक विद वर्ड लेवलिंग। बड़ा महत्वपूर्ण सी एक एक्सरसाइज है, कैसे होगी जरा देख लीजिए। सो ए थेमेटिकल पोस्टर और अ पिक्चर। करना क्या है, थेमेटिकल मतलब होता है विषयगत, थेमेटिकल मतलब विषयगत यानी विषय से संबंधित कोई पोस्टर दिखाइए या फिर कोई पिक्चर दिखाइए, जैसे कि मार्केट है, मेला है, शॉप है, रेलवे स्टेशन है, आदि आदि कोई सा भी। इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। गिव अ प्रिंट वर्जन ऑफ इट। अब इसका एक छपा हुआ वर्जन, एक फोटो कॉपी बच्चों को दे दो, टू द स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ए वर्कशीट, एक वर्कशीट के रूप में, टू चिल्ड्रन एंड इनिशिएट अ डिस्कशन यूजिंग प्रॉम्प्ट्स लाइक। और फिर एक इनिशिएट मतलब होता है प्रारंभ करना, इनिशिएट मतलब प्रारंभ करना, और फिर एक डिस्कशन प्रारंभ करिए, एक बातचीत प्रारंभ कीजिए बच्चों। क्या पूरी कहानी समझ लो। एक पोस्टर आपके पास होगा बड़ा सा, और एक छोटे छोटे पोस्टर्स वर्कशीट के रूप में बच्चों को बिल्कुल वही वाले आप दे दीजिए, और फिर बातचीत शुरू करिए। बातचीत एक प्रॉम्प्ट से शुरू करिए, व्हाट डू यू सी, तुम क्या देख पा रहे हो। व्हाट आर द पीपल डूइंग, और इसमें जो आदमी है वो क्या कर रहे हैं। व्हाट प्लेस इज दिस, ये कौन सा स्थान है। लिसन टू द चिल्ड्रंस रिस्पॉन्सेज, बच्चों के रिस्पॉन्सेज को सुनो। सच एज ऑब्जेक्ट, प्लेस, एक्शंस, राइट देम ऑन द बोर्ड। और जो भी वो चीजें बताएं कि ये आदमी है, ये क्या कर रहा है, वो सारी बातें आपको क्या करनी है, बोर्ड पे लिखते चलना है। ठीक है, बोर्ड पे आप लिखते जाएंगे। एंड आस्क देम टू राइट द सेम इन देयर वर्कशीट, और वही चीज उनसे कहिए कि वो अपनी वर्कशीट में भी लिखें। दे कैन लेबल ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस, और इस प्रकार से वो ऑब्जेक्ट्स को या एक्शंस को लेबल कर पाएंगे। चिल्ड्रन कैन रीड देम अलाउड एंड रिपीट आफ्टर द टीचर। अब फिर उसको और प्रभाव बढ़ाना है, तो फिर बच्चे उसे जोर जोर से पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद टीचर के साथ उसको रिपीट करेंगे। वेलकम रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज, और उन रिस्पॉन्सेज का भी स्वागत करिए। अब ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे अंग्रेजी में ही बोलने लगेंगे, कुछ बच्चे अपनी होम लैंग्वेज में भी रिस्पॉन्स करेंगे। तो ऐसे बच्चे जो होम लैंग्वेज में रिस्पॉन्स कर रहे हैं उनका भी स्वागत करिए, उनको भी डांटिए फटकारिए मत, उनका भी स्वागत करिए। दिस एक्टिविटी incorporate the use of reading and writing skills along with oral language and can be done in both language and EWS EVS classes। समझिए, ये जो है ये वाली एक्टिविटी क्या करेगी, रीडिंग और लिसनिंग तो करवाएगी ही, राइटिंग स्किल को भी बढ़िया करेगी। और ये वाली एक्टिविटीज केवल लैंग्वेज क्लासेस के लिए नहीं है, बल्कि ईवीएस की क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ईवीएस की क्लास में भी काम आएगी, ये भी एक अच्छी बात। ये पहली स्ट्रेटजी होगी। दूसरी स्ट्रेटजी है नंबर टॉक। ठीक, दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, नंबर टॉक। नंबर टॉक में क्या है, यूज अ रैम विद नंबर्स। अब एक कविता बनाओ, और कविता कैसी बनाओ, नंबर्स के साथ। तो जैसे टू लिटिल हैंड्स फॉर एनसीईआरटी मृदंग क्लास 1। एनसीईआरटी की मृदंग क्लास 1 में एक कविता है टू लिटिल हैंड्स। अब इसमें देखो, एक कविता में गिनती आ रही है, ठीक है, 10 लिटिल फिंगर्स, फिर गिनती आ रही है। रीड द पोएम अलाउड विद एक्शंस एंड गेस्चर्स। तो एक्शंस के साथ और गेस्चर्स के साथ इस कविता को जोर जोर से पढ़िए। लेटर शो नंबर कार्ड्स, और फिर नंबर कार्ड्स दिखाइए, और फिर आस्क, फिर पूछिए हाउ मैनी, ये कितने हैं, आर देयर, कैन यू काउंट एंड से, क्या आप गिन सकते हैं और बता सकते हैं। लेट चिल्ड्रन आंसर यूजिंग कंप्लीट सेंटेंस, और फिर बच्चों को उत्तर देने दीजिए सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए। द एक्टिविटी कट्स अक्रॉस मैथमेटिक्स। अब इससे मैथमेटिक्स भी आ रही है एक साथ ही, ईवीएस का काम भी हो रहा है एक साथ ही, और लैंग्वेज का काम भी हो रहा है। यानी बच्चा अपने हाथ के बारे में भी जान रहा है, गिनती के बारे में भी जान रहा है, और लैंग्वेज भी सीख रहा है। तो 3 सब्जेक्ट एक साथ बच्चा पढ़ रहा है। द टीचर कैन एक्सटेंड द ओरल टास्क बाय प्रोवाइडिंग वर्कशीट। अब इस ओरल काम को थोड़ा सा और अगर टीचर विस्तृत करना चाहे, रिटिन में ले जाना चाहे, तो एक वर्कशीट दे दे विद इमेज टू काउंट एंड कलर, कि कुछ इमेजेस हैं उनको काउंट करो और लिखो और कलर करो उन्हें। एंड इनकरेज देम टू कॉपी सिंपल नंबर नेम्स, और छोटे छोटे नंबर के नेम्स जो है उनको कॉपी करने के लिए भी इनकरेज किया जा सकता है। एक काम ये भी हो सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण,
मैंने बताया था ये सबसे फ्लेक्सिबल तरीका होता है, सबसे इंटरेस्टिंग होता है, बच्चों को बड़ा मजा आता है इसमें, खेल खिलाने में, रोल प्ले करवाने में, ठीक है। सेटअप अ मार्केट कॉर्नर, एक मार्केट का कॉर्नर बना लीजिए इन द क्लास। यूज रियल और प्रिटेंड फ्रूट्स, प्रिटेंड फ्रूट्स मतलब झूठे, ठीक है, या तो सच के फ्रूट्स ले आओ या फिर पेटेंट जो प्लास्टिक वगैरह के मिलते हैं वो ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, एंड मनी नोट्स और कुछ नोट ले लो। असाइन रोल्स लाइक शॉपकीपर एंड कस्टमर, और कुछ रोल दे दो, काय के, दुकानदार के और खरीदार के, ऐसे रोल बना दो। टू चिल्ड्रन, चिल्ड्रन कैन प्रैक्टिस डायलॉग्स, अब बच्चे वार्तालाप का अभ्यास करेंगे, कैसे? आई वॉन्ट टू बनाना, आज मुझे 2 केले चाहिए। व्हाट इज द प्राइस ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का प्राइस क्या है? आस्क द शॉपकीपर टू लेबल आइटम्स एंड देयर प्राइसेस, फिर वो लेवलिंग करेंगे प्राइसेस की और उनके आइटम्स की। फॉर चिल्ड्रन इन प्रिपरेटरी क्लासेस, छोटी कक्षाओं में, द कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय आस्किंग द शॉपकीपर्स टू मेक बिल्स फॉर परचेजेस बाय कस्टमर्स। अब छोटी कक्षाओं में अगर और आपको कॉम्प्लेक्सिटी लानी है तो, और अगर आपको कॉम्प्लेक्सिटी लानी है तो आप एक काम कर सकते हैं कि भाई अब जो दुकानदार है वो बिल और बनाएगा, तो जैसे जैसे आप कॉम्प्लेक्सिटी लाना चाहेंगे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी आती जाएगी। जैसे ये वाली कविता है, देखो, टू लिटिल हैंड्स गो क्लैप क्लैप क्लैप, टू लिटिल लेग्स गो टैप टैप टैप, ठीक, तो 2 2 1 2 ऐसा करके गिनती आ रही है। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो सेक्शन है और ये वाला जो चैप्टर है, दोनों ही चीजें कंप्लीट हो गई हैं। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू यूज चिल्ड्रंस होम लैंग्वेज इन L2 क्लासरूम? प्रश्न पहला ये पूछा गया है कि L2 के क्लासरूम में बच्चे की होम लैंग्वेज का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? तो ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि बच्चा अपने आप को क्लास से जुड़ा हुआ महसूस करे, अपने आप को स्ट्रेंज फील ना करे, उसे फियर ना हो, डर ना हो। तो इन कारणों से उसको L1 बोलने दें, क्योंकि धीरे धीरे ये ऐसा तरीका है जिसको आप कह सकते हैं कि ये स्लो तरीका है, बहुत स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, अचानक नहीं हो सकता। हाउ कैन रीडिंग एंड राइटिंग बी इंक्लूडेड इन सपोर्ट ऑफ ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट इन L2? राइट 1 एक्टिविटी, अभी बहुत सारी 3 एक्टिविटी बता दी है, उनमें से एक एक्टिविटी लिख दीजिए, हो जाएगा। लिस्ट 2 वेज टीचर कैन प्रमोट इंक्लूसिव ओरल लैंग्वेज प्रैक्टिसेस इन क्लासरूम, बहुत सारी बता दी, उनमें से 2 लिख लेनी है। कुल मिलाकर के ये पार्ट हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब कल हम इसके जो क्वेश्चंस हैं आगे दिए गए होंगे, हाँ, यूनिट एंड एक्सरसाइज, ये वाला, ये हम पूरा लिख के समझा के पूरे विधिवत तरीके से ये वाला हम आपको करवाएंगे। और साथ ही जिन लोगों को नोट्स और इन चीजों की बड़ी आवश्यकता रहती है, कल हम उन्हें एक प्रॉपर तरीका भी बताएंगे कि आप अपने नोट्स खुद डेवलप करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कुछ चीजों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, कल हम उन्हें एक और तरीका बताएंगे कि बेहतर तरीके से आप कैसे करके इनके उत्तर निकाल सकते हैं, अगर आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं करना चाहते तो भी। और आप खुद प्रयास करके जब पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा दिनों तक याद रहेंगी। अगर मैं यहीं से बैठे बैठे सब करवाता रहूंगा तो उतना बढ़िया तरीके से आप नहीं सीख पाएंगे। तो मिलेंगे कल फिर और एक दूसरे वीडियो में और प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद हम 3 चैप्टर पूरे कर चुके होंगे, हालांकि वीडियोस के नंबर बहुत ज्यादा हो गए, लगभग 30 वीडियो हो गए हैं और हम 3 चैप्टर क्लियर कर पाए हैं। तो आगे से हम प्रयास ये करेंगे कि भले ही वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हालांकि 1 घंटे से बड़ा तो नहीं होने देंगे, फिर भी अगर थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो हम जल्दी जल्दी थोड़ा निपटाने का प्रयास करेंगे, ताकि आगे का कोई भी मटेरियल आए, जैसे EVS का है या हिंदी का होगा या फिर पहले 2 जो कॉमन पेपर्स होंगे उनका होगा, CDP का होगा, साइकोलॉजी का होगा, तो उन सारी चीजों को भी हम सही समय पे कवर कर पाए। इसके लिए अब हम थोड़ा सा तेज चलने का प्रयास करेंगे, थोड़ा देर तक जुड़ने का रुकने का प्रयास करेंगे। और भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन उस तरह का रिस्पॉन्स अभी नहीं आ रहा है जिस तरह की मेहनत चल रही है। इसके लिए आप लोग भी थोड़ा करिए, वीडियो को शेयर वेयर कर दिया करिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच जाए। हालांकि जितने भी लोग एक बार आके वीडियो देख जाते हैं वो मुझे लग रहा है कि नियमित रूप से वीडियो देखने लगते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। तो ज्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा शेयर कर दिया करिए, आपके पास से कुछ नहीं जाता, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है मुझे, जिससे कि और बेहतरीन वीडियोस बनाने का मैं प्रयास करता हूं। हालांकि आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, मैसेजेस के माध्यम से बहुत सारे सकारात्मक टिप्पणियां आती रहती हैं, आप सभी लोग बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं,
बहुत सारे लोग प्रशंसा भी करते हैं, बहुत सारे लोग सुझाव भी देते हैं। तो सभी के सुझावों का, प्रशंसाओं का मैं तहे दिल से आभारी हूँ। अपने इस प्रेम को लगातार हमारे साथ बनाए रखिए और हम बेहतर से और बेहतर करने का प्रयास लगातार करते रहेंगे। तो मिलते हैं कल फिर एक और नए वीडियो में, जिसमें हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद हमारा चौथा चैप्टर शुरू होगा। नमस्कार।